Okay, students, let's start today's session without any delay. This session is based on the rules of adverbs and tenses. कॉमन एरर्स में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में मिलते रहेंगे, और इंग्लिश को भी अगर कोई बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव करना चाहता है, उसमें एक क्वालिटी ले आना चाहता है और फ्लॉलेस इंग्लिश बोलना और लिखना चाहता है, उसके लिए भी ये सारे रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। रूल नंबर 22 देखना है। एडजेक्टिव्स मच, मोर, लिटिल, लेस, इनको अगर यूज़ किया जाए नाउन की तरह से तो सिंगुलर वर्ब इनके साथ में आते हैं। जैसे मच ऑफ विच यू हैव ईटन, उस चीज़ का जिसका आपने ज़्यादातर खाया हुआ है वो सड़ा था। मच ऑफ विच यू हैव ईटन, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इसने लिया है। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखेंगे मोर, मोर देन अ मंथ, हैज़ पास्ड सिंस यू केम हियर, तो मोर लगा हुआ है और देखेंगे तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लिया है। अ लिटिल ऑफ सॉल्ट, अ लिटिल ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पे इसको नाउन की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए वर्ब इसका मेक्स है। लेस देन मिलियंस ऑफ टन्स इज, मिलियंस ऑफ टन से कम ये प्रोड्यूस किया गया एक साल के अंदर। तो इस तरह से आपने देखा मोर है, लिटिल है, लेस है, मच है, इन सब को यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट की तरह से, तो ये सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है। रूल नंबर 23 देखेंगे। यूजुअली वर्ब कब आते हैं? सब्जेक्ट के बाद आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले भी आ जाते हैं। पहला जब सवाल पूछना होता है तब भी वर्ब पहले आ जाते हैं। इज ही गोइंग टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जा रहा है? हैव यू एवर गॉन टू न्यूयॉर्क, कभी तुम न्यूयॉर्क गए हो? तो सवाल पूछने में वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ये देखा गया है। अब दूसरे एक्सेप्शनल सिचुएशन जो है वो ये है कि सेंटेंस इंपेरेटिव हो, तो यानी जहाँ पे कमांड, थ्रेटनिंग, रिक्वेस्ट ये सब होता है। गो ye in all the world and preach the gospel to every creature, जाओ तुम, ये सब्जेक्ट के पहले, ये सेकंड पर्सन का यहाँ पे प्रोनाउन है, ये जैसे यू को कहते हैं, तो ये वर्ब पहले आ गया है। गो ye इन द वर्ल्ड, जाओ संसार में और शिक्षित करो, यानी धर्म की शिक्षा दो। क्या? प्रीच द गॉस्पेल, बाइबल के कुछ जो अंश होते हैं गॉस्पेल कहलाते हैं, तो गॉस्पेल को सिखाओ हर एक क्रिएचर को, हर एक प्राणी को सिखाओ। तो आपने देखा यहाँ पे वर्ब के पहले इसमें आया इंपेरेटिव में, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को कमांड किया जा रहा है। फिर कम हियर, यहाँ पे ऑर्डर है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है, ये लगा नहीं है। कम ये हियर, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन को यूज़, सेकंड पर्सन जो है वो अंडरस्टूड है और ये वर्ब इसके पहले, तो इंपेरेटिव में भी ऐसा होता है। देखेंगे तीसरा कंडीशन है जब वर्ब को यूज़ किया जाता है एक्सप्रेसिंग विश ऑफ प्रेयर, जब किसी के लिए कुछ दुआ देना हो गया, किसी को शुभकामनाएं देना हो गया, या इसी तरह से विश करना होता है, तब भी वर्ब को पहले यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये मॉडल वर्ब है, ये पहले आ गया सब्जेक्ट के, तो ये विश या प्रेयर के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, लॉन्ग लिव आवर कंट्री, हमारे देश की जय हो, तो यहाँ पे ये वर्ब है और ये कंट्री ये सब्जेक्ट है, इसके पहले आया हुआ है। और क्या कंडीशन है?
इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यानी इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में भी वर्ब पहले यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या एक्सेप्शन है? वर्ब क्यों पहले कब आता है? एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के हेल्प से जब कंडीशन को हम बताते हैं तो अ कंडीशन विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, नहीं, विदाउट द हेल्प ऑफ कंजंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। कंजंक्शन लगा रहता है तो वह पहले नहीं आता, बिना कंजंक्शन के जब होता है। जैसे हैड आई बीन अ किंग, अगर मैं राजा होता, हैड आई बीन अ किंग आई वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स टू ऑल द पुअर, मैं सभी गरीब को कंबल बंटवा देता अगर मैं राजा होता। तो यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस बनाया गया है। शर्त क्या है? राजा होने की। तो यहाँ पे कंजंक्शन नहीं लगा। इफ़ आई हैड बीन अ किंग, इस तरह से होता अगर कंजंक्शन होता तो कंजंक्शन नहीं है तो वर्ब को पहले लेते हैं। शुड ही हेल्प मी, अगर वो मेरी मदद करता तो ही वुड गेट बेनिफिटेड, तो ज़रूर उसको फ़ायदा मिलता। ये कंडीशनल सेंटेंस है विदाउट द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। बिना कंजंक्शन के जब कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं तो उस केस में भी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? टू रिपोर्ट अ स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उस केस में भी वर्ब देखेंगे सब्जेक्ट के पहले। कम ई हियर, वही केस है। सेड द टीचर, टीचर ने कहा यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट, व्हेन द वर्ब इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, वर्ब इंट्रोड्यूस कराया जाए एक एडवर्ब के थ्रू, तब भी उस केस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ऑनेस्टली हैज़ इट बीन डिक्लेयर्ड, इट हैड बीन, यहाँ सब्जेक्ट ये है, वर्ब इससे पहले आ गया। दैट COVID-19 हैज़ नो रेमेडी, ऑनेस्टली हैज़ इट बीन डिक्लेयर्ड, ईमानदारी से ये बताया जा चुका है कि COVID-19 हैज़ नो रेमेडी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ इम्फेटिकली ये फोर्स करता हुआ सेंटेंस है। यहाँ पर एडवर्ब को पहले यूज़ कर दिया गया और एडवर्ब पहले आ गया तो वर्ब भी पहले ले आना होता है। इस केस में भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। द मेथड इज़ एक्सेलेंट एंड एक्सेलेंटली हैज़ ही कैरीड इट आउट। यहाँ तो सही है, सब्जेक्ट पहले आ गया फिर वर्ब है, फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। मेथड तो बड़ा शानदार है, एक्सेलेंट है, और बड़े ही शान से हैज़ ही कैरीड इट आउट, इसने इसको कैरी आउट किया, इसको निभाया भी। अगला कंडीशन क्या है? व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय नीदर और नॉर, नीदर या नॉर जब आ जाता है उस केस में भी वो पहले आ जाता है। नीदर डिड यू प्रिपेयर, ना तो आपने तैयार किया लेसन को, नॉर डिड आई, ना तो मैंने तैयार किया। नीदर डिड यू प्रिपेयर द लेसन नॉर डिड आई, तो आपने देखा यहाँ पे ये वर्ब आया है जो कि सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। यहाँ भी वही है, ये वर्ब पहले है और ये सब्जेक्ट उसके बाद में आया है। आई डिडंट डू दिस, आई डिडंट डू दिस, नॉर डिड ही, यहाँ वर्ब है और यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ है। तब इस केस में भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया हुआ है। और कंडीशन ये है, जब सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन के द्वारा, एज यू सो सो शैल यू रीप, उस केस में भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। अब आप देखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पे है, एज सो, जैसा बोगे उसी तरह से, सो शैल यू रीप, तो सो के बाद यहाँ पे शैल आ गया, यानी कोरिलेटिव अगर कंजंक्शन है तो उसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाएगा। नो सूनर डिड, ये बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, नो सूनर लगा देंगे यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, उसके बाद वर्ब आएगा सब्जेक्ट से पहले, तो आई से पहले
डिड आ गया है। नो सूनर डिड आई रीच होम, ज्यों ही मैं घर पहुंचा, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, वैसे ही बारिश शुरू हो गई। ज्यों ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। व्हेन अ कॉम्प्लीमेंट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जब सेंटेंस में थोड़ा सा एम्फेसिस देना होता है, जब जोर देना होता है, प्रेशर देना होता है, तो ऐसे केस में भी हम यही देखते हैं। ग्रेट इज ही, तो अब देखें ये एडजेक्टिव को एम्फेसिस के लिए पहले लगा दिया। ये कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है बट ये कॉम्प्लीमेंट है। ही इज़ ग्रेट ऐसे तो होता है नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन ग्रेट ये पहले लगा दिया गया क्योंकि एम्फसाइज करना है, तो वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आएगा। ग्रेट इज़ ही, वो महान है जो सैक्रिफाइसेस, जो बलिदान करता है अपने जीवन का, फॉर द सेक ऑफ हिज नेशन, अपने राष्ट्र के, अपने देश के वास्ते जो ऐसा करता है वो महान है। तो यहाँ पे एम्फसाइज करने के वास्ते ऐसा किया गया। ब्लेस्ड, अब देखेंगे अगला सेंटेंस भी उसी की तरह से है। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, यहाँ पे आर लगा हुआ है और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है वो पहले यूज़ किया गया है। कॉम्प्लीमेंट पहले आया है तो वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आएगा। ब्लेस्ड आर मर्सीफुल, जो दयावान है वो ब्लेस्ड लोग हैं। नेक्स्ट रूल है, द प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज्ड फॉर सम फ्यूचर एक्शन बट futurity is implied by some adverb or other words in the sentence. अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत बार आपने देखा है इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए, और वो एडवर्ब की द्वारा ऐसा किया जाता है और दूसरे वर्ड्स ऐसा सेंटेंस में नहीं करते, अदरवाइज के केस में नहीं होता है। जैसे आई गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ, अगला महीना है, अभी महीना ये आया नहीं, जो महीना चल रहा है वो नहीं, तो ये इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है। आई गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ, तो अब यहाँ पे फ्यूचरिटी कॉन्टेक्स्ट के उसमें बताया जा रहा है कि जो कॉन्टेक्स्ट, जो संदर्भ लिया जा रहा है वो फ्यूचर का लिया जा रहा है, नेक्स्ट मंथ। व्हेन डज ही स्टार्ट फॉर लंदन, वो लंदन के लिए कब जा रहा है, यानी कब शुरू स्टार्ट होने वाला है। तो अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिया जा रहा है, इसका मतलब है विल, व्हेन विल ही स्टार्ट, ये इसका सेंस है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट को यूज़ किया जा रहा है फ्यूचर के वास्ते। ओके, अगला रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन नेवर बी क्वालिफाइड बाय एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज लाइक लास्ट, एगो, फॉर्मरली, denoting past time and excluding present। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा होगा कि इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं रह जाएगा। लास्ट, एगो, फॉर्मरली, ये पास्ट टेंस बताते हैं, ये परफेक्ट नहीं बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ये नहीं बताते, ये पास्ट टेंस बताने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं ऐसे एडवर्ब्स। प्रेजेंट में नहीं होता ऐसा। देखें सेंटेंस, यू हैव रिटन अ लेटर 3 days ago, अब 3 days ago जो लगा दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में ये एकदम गलत है। तो इसको क्या होना चाहिए, इसको निकालना पड़ेगा। यू हैव रिटन अ लेटर या फिर यू रोट अ लेटर 3 days। अगर इसको आपको रखना है तो फिर आप इसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले आएंगे और ये पास्ट बन जाएगा, रोट। एक और सेंटेंस से इसको समझते हैं। He has formally told you about this matter। has formally, पहले ही, अब फॉर्मली लगा दिया तो फॉर्मली के साथ में ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होना चाहिए। He formally told you about this matter, तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ नहीं हो सकता है, इसमें सिंपल पास्ट ही होना चाहिए इस फॉर्मली के साथ में, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे एकदम गलत है। अगला रूल देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है
ये तभी यूज़ करना चाहिए जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई एक्शन वो पहले ही पूरा हो चुका है, एक के स्टार्ट होने से पहले, एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ऐसे केस में हम इसको यूज़ करते हैं, वरना इसका कोई काम ही नहीं है पास्ट परफेक्ट का। जैसे द बस हैड स्टॉप्ड, अब इसको यहाँ पे लगाने का क्या मतलब है, जब कोई उसमें और दूसरा एक्शन साथ में नहीं आ रहा है, देयर इज़ नो रेफरेंस टू अनदर एक्शन, सो कैंसिल हैड टू, और मेक क्या करना है, इसको पास में कर देना है, हैड को कैंसिल कर देंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, अब ये करेक्ट हो गया। तो ऐसे केस में जब रेफरेंस नहीं मिलता दूसरे एक्शन का तो सिंपल पास्ट ही रखते हैं, पास्ट परफेक्ट का कोई काम नहीं है। दूसरा देखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरा एक्शन इधर आ रहा है, अब इस केस में ये करेक्ट है, ये सेंटेंस सही है। ही हैड ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट, अब इससे पता चल रहा है कि इसके पहले ही वो जा चुका, जब पहले ही जा चुका है तो परफेक्ट हो जाएगा, यानी एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे केस में भी ये सही है। ये इसके रूल्स तो बहुत काम आते हैं आपके, कॉमन एरर्स तो सभी आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में होते ही होते हैं, सारे सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में होते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर उस स्टूडेंट को जो एस्पायर कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगला देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसको यूज़ करेंगे जो किसी ख़ास समय पास में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। जब बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ एक समय पर, और स्टार्ट होकर के जब अभी बात हो रही है तब भी ये काम हो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ही हैज़ बीन रीडिंग दिस नॉवेल, ये नॉवेल पढ़ रहा है, कब से, संडे से, तो संडे तो उसने पढ़ना शुरू किया और अभी जब बात हो रही है तब भी ये पढ़ना इसका बंद नहीं हुआ, चल रहा है। हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूँ हियर सिंस 2015 एक टाइम 2015 से स्टार्ट हुआ मेरा रहना यहाँ पे और अभी भी मैं रह रहा हूँ, ये रहना बंद नहीं हुआ। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो होता है उस एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो पूरा स्टार्ट हुआ पास्ट में और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। अब वो जब बात हो रही है उस टाइम वो चल नहीं रहा होता है, वो पास्ट में शुरू हुआ किसी समय और पास्ट में ही वो समाप्त हो गया। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, यू हैड बीन एलिंग फॉर अ फ्यू डेज, तुम्हें तकलीफ़ है कुछ दिनों से, व्हेन द डॉक्टर विजिटेड यू, कितने दिनों से, जब डॉक्टर तुम्हें मिलने आया था तब से तुम्हें परेशानी है। ओके, आई हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे, तो मंडे से मैं कठिन कार्य कर रहा था। तो देखना यहाँ पे ये है, कठिन कार्य कर रहा था, अब कर नहीं रहा हूँ, कर रहा था और समाप्त भी हो गया। तो इसमें भी वही देखेंगे, यू हैड बीन एलिंग, तुम्हें तकलीफ़ हो रही थी, कुछ दिनों से तकलीफ़ हो रही थी और वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हुई? व्हेन द डॉक्टर विजिटेड यू, जब डॉक्टर मिलने आया। तो अब डॉक्टर मिलना वो भी पास्ट में था और तकलीफ़ जब शुरू हुई थी वो भी पास्ट में ही था, यानी दोनों बातें पास्ट में ही समाप्त हो गई हैं, शुरू भी हुई और ख़त्म भी हुई। रूल नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब रिपीट होना चाहिए अगर वॉइस या फिर नंबर ऑफ वन प्रिंसिपल वर्ब इज नॉट द सेम। जब दोनों एक नहीं हैं, दोनों का नंबर अलग अलग है, यानी कि सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, प्लूरल और सिंगुलर हैं, वॉइस और नंबर ऑफ द सबऑर्डिनेट वर्ब, जैसे 3 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। अब यहाँ पे देखेंगे, हैव बीन सेलेक्टेड इन क्रिकेट टीम एंड द रेस्ट रिजेक्टेड, तो ये प्लूरल दोनों हैं, 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, बाकी के रिजेक्ट हुए, तो यहाँ पे तो कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ देखें, द ड्रामा वॉज डिवाइडेड, ड्रामा वॉज डिवाइडेड, यहाँ पैसिव वॉइस है, इन डिफरेंट एक्ट्स एंड द एक्ट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सीन्स। तो ड्रामा तो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे तो वर्ब लगा हुआ है सिंगुलर का, वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्ट्स,
तमाम एक्ट्स में ड्रामा डिवाइड था, और जो एक्ट्स थे, अब यहाँ पे इसको वर्ड डिवाइडेड होना चाहिए ना, क्योंकि ये प्लूरल का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब प्लूरल होना चाहिए, और यहाँ ड्रामा सिंगुलर है, इसके लिए बहुत लगा, तो इसको कॉमन थोड़ी मान लेंगे। तो यहाँ पे ये गलत है, और इसको एक्ट्स के बाद वर्ब लगना चाहिए। प्लेस वर्ड इन बिटवीन एक्ट्स एंड डिवाइडेड, तब ये जाके सही होगा। हियर रूल नंबर 30, when two auxiliary verbs are used with one principal verb, principal verb need not be repeated, यानी मेन वर्ब ऐसा है जो दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ में यूज़ होता है एक ही फॉर्म में, उसका फॉर्म नहीं चेंज होता है, दोनों में एक ही फॉर्म होता है, तो ये रिपीट नहीं किया जाएगा, दोनों के लिए एक ही काफ़ी है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देख के आपको पता चलेगा, ही नेवर हैज़ हर्ट, उसने कभी चोट नहीं पहुँचाया है, एनी पुअर, किसी गरीब को, एंड नेवर विल हर्ट, सेम फॉर्म यहाँ पे रिपीट होगा, इसलिए इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम फॉर्म अगर है तो आप रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेम फॉर्म नहीं है, फॉर्म बदल जाता है, तो फिर रिपीट करना पड़ेगा, अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में अलग अलग फॉर्म जैसे वो रिक्वायर्ड हो। अगले सेंटेंस से आप समझेंगे, शी नेवर डिड एंड नेवर विल हेल्प एनी पुअर। अब डिड के साथ में भी हेल्प फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का, और विल के साथ में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ भी रिपीट नहीं होना है, ये भी सही है। आई नेवर हैव एंड नेवर शैल डिसरेस्पेक्ट। अब शैल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है क्या? हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अब इस कंडीशन में इसके लिए अलग वर्ब रखना ही पड़ेगा, उससे कॉमन मान के काम नहीं चलेगा। इट शुड बी रिटन एज आई हैव, आई नेवर हैव डिसरेस्पेक्टेड। मैंने कभी अपमानित नहीं किया है और ना करूँगा किसी को, तो इसलिए ये अब सही हो गया है। यानी इसके पहले अगर इस तरह के फॉर्म में आया कि अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनके साथ मेन वर्ब का सेम फॉर्म नहीं लगना है, देन इट मस्ट बी रिटन ओवर देयर, अदरवाइज इट विल मेक एरोनियस सेंटेंस। फाइन, नाउ हियर रूल नंबर 31, अगर पास्ट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज में है तो आने वाला जो क्लॉज होगा उसमें भी पास्ट टेंस होना ज़रूरी है। जो डिपेंडेंट, एक प्रिंसिपल है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसमें भी पास्ट टेंस होना मस्ट है। अगर नहीं है तो ये गलत सेंटेंस बनाएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन इन जनरल रूल यही कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो उसका डिपेंडेंट क्लॉज भी पास में होना चाहिए। सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो टू दिल्ली, उसने मुझे बताया कि वो दिल्ली जाएगा। हिंदी में तो ऐसा कर लेते हैं, हिंदी में ऐसा बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में दैट विल नॉट बी करेक्ट। यहाँ पास्ट है, टोल्ड पास्ट है, तो इट शुड बी वुड होना चाहिए, इसको विल करेंगे तो गलत हो जाएगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट ही डजंट बेथ डेली, उसने मुझे बताया कि वो रोज़ नहीं नहाता। उसने बताया कि वो रोज़ नहीं नहाता, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, तो डिपेंडेंट क्लॉज डजंट कैसे हो सकता है? प्रेजेंट डेफिनिट नहीं हो सकता है, इसको होना चाहिए पास्ट में। ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट बेथ डेली, तो ये इंग्लिश का रूल है, हिंदी में बोलते हैं लोग, लेकिन इंग्लिश में अगर पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट डिपेंडेंट क्लॉज में होना मस्ट है, अदरवाइज दैट विल मेक अ रॉन्ग सेंटेंस। अब एक्सेप्शनल केस क्या हैं उनको देख लेते हैं ज़रा। पहला तो है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हमेशा वही होता है, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, दुनिया गोल है, ये सारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। इन दिस केस यू विल नॉट चेंज द टेंस ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि पहले के रूल में आपने देखा। फिर हैबिचुअल फैक्ट है, जैसे अजनबी को देख कर कुत्ता भौंकता है,
अब इसमें हैबिट है कुत्तों की, तो ये भी चेंज नहीं होती है, इसको पास में नहीं कर सकते हैं। जनरल फैक्ट रिटेन द प्रेजेंट टेंस इन द डिपेंडेंट क्लॉज। अब अशोक को एक महान सम्राट कहा जाता है, अगर ये फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट, यहाँ पे जनरल फैक्ट लिखा है, आप वैसे हिस्टोरिकल फैक्ट कह सकते हैं। इसमें भी टेंस वो प्रेजेंट रख सकते हैं, अगर प्रेजेंट है तो वो गलत नहीं है। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो निकलता है, ये चेंज नहीं हो सकता। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ता अजनबी पे भौंकते हैं, यहाँ पे हैबिचुअल एक्टिविटी है, तो इसलिए ये भी सही है। तो अगर इसको यूं करते, he said that, ये यहाँ पे होना चाहिए था, he said that the dog barks at strangers। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कुत्तों की हैबिट बता रहा है, that's why it's correct sentence। You have rule number 32। अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज, तो उसके आने वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसके टेंस में प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। आई नो व्हाट यू डू, मुझे पता है जो कुछ आप करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट में है तो आगे प्रेजेंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो व्हाट यू विल डू, ये फ्यूचर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी प्रेजेंट में है, इसमें पास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर प्रेजेंट या पास में प्रिंसिपल क्लॉज है तो डिपेंडेंट क्लॉज का टेंस कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट, व्हेन टू फैक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर, यहाँ ध्यान देना है, जब दो फैक्ट एक दूसरे से कंपेयर किए जाते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज के द्वारा, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, दोनों में कंपैरिजन हो जाए, तो कंपैरिजन में जब इक्वालिटी हो, एक दूसरे के बराबर दिखाया जाए, तो उसमें एज वेल एज दिखाते हैं। लेकिन अगर बराबर नहीं है, इनइक्वल है, तो इनइक्वल होने के केस में देन को लगा करके कंपैरिजन दिखाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंस का मामला बिल्कुल नहीं रह जाता। तो बात समझ में आ गई होगी, कंपैरिजन हो, इक्वालिटी इनइक्वालिटी दोनों, एज वेल एज से इक्वालिटी शो करते हैं, और अगर इनइक्वालिटी होती है, दोनों में बराबरी नहीं है बल्कि कम ज़्यादा है, तो उसमें दैन से कंपैरिजन करते हैं। इस केस में टेंस का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल, ही रेस्पेक्टेड यू मोर देन ही रेस्पेक्ट्स मी, जितना वो मेरा सम्मान करता है उससे ज़्यादा उसने आपका सम्मान किया। ही रेस्पेक्टेड यू मोर देन ही विल रेस्पेक्ट मी, उसने आपका ज़्यादा सम्मान किया है जितना वो मेरा सम्मान करेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। ही रेस्पेक्टेड यू एज वेल एज, अब यहाँ पे बराबरी है, उसने मुझे सम्मान, उसने आपको सम्मान किया, एज वेल एज ही रेस्पेक्ट्स मी, जितना वो मेरा सम्मान करता है। तो जितना मेरा सम्मान करता है उतना आपका भी सम्मान उसने किया। अब यहाँ एक पास्ट में है, दूसरा प्रेजेंट में है, तो टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन केस में आप टेंस पे ध्यान नहीं देंगे। अब ये रूल है, रूल नंबर 34, जब एक वर्ब कनेक्ट हो जाए एंड, नॉर और बट से, ये कनेक्टर हों यानी कंजंक्शंस हों और रिफ़र कर रहे हों समानांतर एक बराबर चलने वाले जो कार्य हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा हो, तो दोनों में टेंस और मूड सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। Ministers who implemented and implement safety measures realized that
द कंट्रोल ऑन COVID-19 डिपेंडेड एंड डिपेंड्स एब्सोल्युटली ऑन सोशल डिस्टेंसिंग। अब ऐसे केस में जब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो वर्ब हैं और इनका कनेक्शन किससे हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एंड से। तो एंड हो, नॉर हो या बट हो, तीनों हो सकते हैं। आप देखेंगे इनको इम्प्लीमेंटेड एंड इम्प्लीमेंट, रियलाइज्ड एंड रियलाइज, डिपेंडेड एंड डिपेंड्स, ये तीन जगह पे इसको देखा गया है कि साइमल्टेनियस एक्ट चल रहा है। तो अब ऐसे केस में टेंस की प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर दोनों तरह से आप देखेंगे, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नोबल मिनिस्टर्स हु इम्प्लीमेंटेड, जिन्होंने लागू किया एंड इम्प्लीमेंट और लागू करते हैं सेफ्टी मेजर्स यानी सुरक्षा के उपाय, उन्होंने ये चीज़ जान लिया और जानते हैं, जान भी लिया और जानते भी हैं कि कंट्रोल जो COVID-19 पे करना है ये डिपेंड करता था और डिपेंड करता है, दोनों का कंडीशन है एब्सोल्युटली किस पे, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मामला यहाँ पे है। तब आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये साइमल्टेनियस एक्ट जो एक समानांतर एक बराबर जब कार्य दो हो रहे हैं तो दोनों कार्य के लिए टेंसेज में डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता है, वो सही मान लिया जाता है। अब अगला रूल ये है, कंडीशनल सेंटेंस हो और वो कंडीशन बता रहा हो, कॉज और इसका फिर रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, तो इंडिकेटिव के साथ में इंडिकेटिव मूड शुड बी फॉलोड बाय द इंडिकेटिव और सब्जंक्टिव मूड फॉलोड बाय सब्जंक्टिव। यानी जब कंडीशंस होती है ना तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कॉज होता है, दूसरा उसका रिजल्ट होता है। ऐसा होता तो ये होता, तो कॉज और इफेक्ट जो होता है या कॉज और रिजल्ट जो होता है उसमें अगर एक इंडिकेटिव है तो दूसरा इंडिकेटिव है, एक सब्जंक्टिव है तो दूसरा सब्जंक्टिव होना चाहिए। तो अब ये जानते हैं कि सब्जंक्टिव जो होता है ये हाइपोथेटिकल होता है, ये काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक चीज़ें जो होती हैं वो इधर हैं और ये है इंडिकेटिव। जो इंडिकेटिव है ये काल्पनिक नहीं है, क्योंकि जो गुजर गया, पास्ट हो गया, वो सिर्फ सब्जंक्टिव कहलाता, हाइपोथेटिकल। अगर मैं राजा होता तो ये करता, तो वो चीज़ वो सब्जंक्टिव कहलाती है। लेकिन जो रियल हो सकती है वो इंडिकेटिव है। इसमें देखेंगे पहला सेंटेंस जो है, इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है या अगर वो आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। अगर वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा, ये बात हो सकती है, संभव है। लेकिन अगले में देखेंगे, इफ़ ही कम्स आई शुड टीच हिम, अगर वो आता तो हमें उसे पढ़ाना चाहिए था, आता तो पढ़ाना चाहिए था। इफ़ ही वुड, आई शुड, इफ़ वुड कम, अगर यहाँ पे कम करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, इफ़ ही वुड कम कॉमा आई शुड टीच हिम, अगर वो आता तो हमें पढ़ाना चाहिए था उसे। इफ़ ही वर टू कम, इसका भी मतलब वही है, अगर वो आता आई शुड टीच हिम। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीनों सेंटेंस हाइपोथेटिकल हैं और इसमें अगर वो आता, यहाँ आता है और ये आता, तो अगर आता लेकिन आया ही नहीं तो ये भी सब्जंक्टिव है। और आगे तो मैं पढ़ाता, लेकिन पढ़ाना होता तो पढ़ाता पहले, अब तो टाइम बीत गया है तो अब ये हो नहीं सकता। यानी कि जो संभव नहीं हो सकता है उस तरह की चीज़ें दोनों साइड होना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, हाइपोथेटिकल अगर है यानी कि सब्जंक्टिव मूड अगर एक साइड है तो दूसरे साइड भी सब्जेक्टिव मूड होगा, अगर इंडिकेटिव है तो दूसरा साइड भी इंडिकेटिव होगा। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 36, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर एक्शन
आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए ये लगता है, और विल जो होता है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है। इन जनरल ऐसे ही होता है, और कहाँ नहीं होता है ये आगे हम जानेंगे। जैसे आई शैल गो फॉर अ वीक, मैं फॉर अ वॉक, आई शैल गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने जाऊँगा। ही विल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखेगा। ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा। इस तरह से यहाँ रूल नंबर 37 देखना है। रूल नंबर 37 पे ध्यान देना है। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि फर्स्ट पर्सन के लिए शैल नहीं विल का हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि शैल का यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन में और विल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन में, लेकिन शैल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन में यूज़ किया जाता है किस लिए? कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, यानी ये जब इसको लगाएंगे, यानी ही के साथ या यू के साथ शैल को यूज़ करेंगे, तो फिर इनमें से यही होगा कि या कमांड होगा, प्रॉमिस होगा, थ्रेट होगा, या तो फिर डिटर्मिनेशन शो करेगा। और फिर अगर विल को यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन में, यानी कि वही कंडीशन रिवर्स हो जाती है। शैल यूज़ होता था आई और वी के साथ में, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में, लेकिन अगर इसको उलट करके विल को यूज़ करते हैं तो फिर यही होता है इसके साथ में भी, कि वो शो करता है नॉर्मल फ्यूचर नहीं, बल्कि विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन। सेंटेंसेस को देख करके समझ लेंगे। दाउ शैल नॉट अब्यूज, अब दाउ ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। दाउ शैल नॉट अब्यूज, ये क्या बता रहा है कि दूसरे को कोई कह रहा है कि देखो तुम गाली नहीं दोगे, ये उसको कमांडिंग वे में उसको जोर दे के बोल रहा है, देखो तुम गाली नहीं देना। अगला है यू शैल हैव अ लीव टुमारो, यू शैल हैव अ लीव टुमारो। अब यहाँ पे किसी नौकर को, किसी एम्प्लॉय को एक मालिक होगा वही कह सकता है कि तुम्हें कल छुट्टी मिलेगी। तो ये क्या है? उसने वादा किया, प्रॉमिस किया। अब यहाँ पे देखेंगे यू शैल बी पनिश्ड, सज़ा मिलेगी, ये क्या है? धमकी दे रहे हैं तुम्हें सज़ा मिलेगी। यू विल अपोलोजाइज फॉर दैट मिस्टेक, अब यहाँ पे विल यूज़ किया गया है, ये तो नॉर्मल है, यू शैल इसको होना चाहिए। यू शैल अपोलोजाइज फॉर दैट मिस्टेक। अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन है, अपनी गलती पे तुम्हें माफ़ी मांगना होगा। यू शैल अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती पे माफ़ी मांगना होगा, यानी कि यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन दिखाता है। अगर गलती नहीं मानोगे, अपनी गलती को माफ़ी, अगर नहीं गलती पे माफ़ी नहीं मांगोगे तब फिर सही नहीं होगा। तो यहाँ पे वो दृढ़ है इस बात पे, डिटरमाइंड है कि उसको गलती मानना ही पड़ेगा। ओके, आई विल लेंड यू मनी, आई के साथ विल लगा हुआ है, मैं आपको पैसा दूंगा, ये वादा ही तो है, किसी से वादा किया है। आई विल लेंड यू मनी, आई विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम। कह रहे हैं कि हम अगली बार प्रोडक्ट की क्वालिटी को ठीक कर लेंगे, ये भी वादा ही है। तो इसमें बता रहे हैं कि विलिंगनेस है, लेकिन ये मैं आपको पैसा दूंगा, ये विलिंगनेस भी हो सकती है लेकिन वादा भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि आई के साथ विल का ही यूज़ होना है दोनों केस में। तो इम्प्रूव करेंगे हम क्वालिटी, ये क्या कर रहे हैं? ये भी वादा कर रहे हैं कि हम क्वालिटी इम्प्रूव कर लेंगे अपने प्रोडक्ट की। अगला सेंटेंस है आई विल पनिश यू इफ़ यू रिपीट द मिस्टेक, अगर गलती दोहराओगे तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब ये क्या है? ये धमकी है, सज़ा दूंगा। आई विल सक्सीड और डाई फॉर द नोबल कॉज, मैं महान कार्य के लिए या तो कामयाब हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, या मर जाऊंगा, यानी करूंगा या मरूंगा। ये केस यहाँ पे जो लागू होता है, ये किसी का दृढ़ निश्चय दिखाता है, वो कितना डिटरमाइंड है। रूल नंबर 38 देखते हैं।
In a subjunctive mood where there is an expression of some wish or supposition, the verb is plural. तो subjunctive mood यानी hypothetical, imaginative जब बात हो, बात imaginative होती है और उसमें कुछ wish या फिर supposition, किसी चीज़ को मान लेने या कि सपोज करने की बात हो, तो फिर वर्ब जो है वो प्लूरल में आता है, सिंगुलर के साथ भी। जैसे आई विश आई वर अ मिनिस्टर, काश कि मैं मंत्री होता, तो ये हाइपोथेटिकल है ना, मंत्री होता, लेकिन है तो नहीं, तो इमेजिनेटिव है, ये सपोज कर अगर होता। इफ ही वर यू, अगर वो तुम होता यानी तुम्हारी जगह पे वो होता, ही वुड हेल्प मी, तो वो मेरी मदद करता। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल ये भी है। और नेक्स्ट है इफ आई वर एट स्कूल ही वुड मीट मी, इसको देखेंगे, ये भी सिंगुलर के साथ में। इफ आई वर एट स्कूल, अगर मैं स्कूल में होता तो ही वुड मीट मी, तो मुझसे मिलता, लेकिन था नहीं तो मिला नहीं, तो यहाँ पे भी ये सपोज किया जा रहा है, दैट इज सपोजिशन। नेक्स्ट रूल नंबर 39, should is used in 3 person where, यानी इसका यूज़ जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के, शैल जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, लेकिन शुड का केस ऐसा नहीं है। और तीनों के लिए यूज़ होता है जब इसके साथ लेस्ट आता है, इसके यूज़ करने के बाद लेस्ट आता है दूसरे साइड में, और एक तरह कंजंक्शन का काम करता है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, कहीं ऐसा न हो ही शुड फेल द एग्जामिनेशन, ताकि वो, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल द एग्जामिनेशन, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो परीक्षा में फेल ना हो। वी वर वार्न्ड, हमें चेतावनी दी गई, लेस्ट वी शुड बी wrecked, कि हम तबाह ना हो जाएं। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया कि लेस्ट और यहाँ पे है शुड। तो इस केस में यानी कि जब शुड को हम यूज़ करते हैं, तीनों पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें केस ये है कि लेस्ट पास में है, तो वो तो आप जानते हैं शैल का अगर पास्ट है तो आई और बी के साथ में ही यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ पे लेस्ट की बात है। तो लेस्ट के साथ में यानी लेस्ट के बाद शुड को अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर उस केस में आप ये जानते हैं कि ये तीनों पर्सन के लिए उसी तरह से यूज़ होगा, यानी लेस्ट के बाद शुड आना चाहिए, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इसका मैटर नहीं है। हियर इज रूल नंबर 40, विल और वुड, इनका यूज़ किया जाता है हैबिट इन ऑल पर्सन। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के हैबिट के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो विल वुड दोनों यूज़ किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में विल लगता है और पास्ट के लिए वुड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देख करके समझेंगे। ही वुड लॉक द डोर एंड स्मोक ऑल डे, वो दरवाज़ा लॉक कर लेता था, दिन भर सिगरेट पीता था। स्मोक का मतलब सिगरेट बीड़ी या इस तरह की चीज़ पीना। I'll stay home and play mobile games, अब यहाँ पे मैं लॉक कर लूँगा, मैं घर पे रहूँगा और मोबाइल गेम खेलूँगा। तो इस तरह से ये भी एक तरह हैबिट को ये डिनोट करता है तीनों पर्सन में, यानी विल और वुड को हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट के लिए रेस्पेक्टिवली। हियर इज रूल नंबर 41। अब यहाँ पे वुड विल नहीं यूज़ किया जाता है कंक्लूजन ऑफ कंडीशन कंट्रेरी टू द फैक्ट, फैक्ट के कंट्रेरी, फैक्ट के विरुद्ध कंक्लूजन के लिए विल को नहीं वुड को यूज़ किया जाता है। देखें, आई विल बीट हिम इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे पीटता। तो पीटता यहाँ पे विल क्यों होगा, क्योंकि ये तो कंट्रेरी है एक दूसरे के, और यहाँ पे वुड का यूज़ होना चाहिए। हैड आई बीन द MLA ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर मैं इस
चुनाव क्षेत्र का एमएलए होता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता, आई विल हैव हेल्प्ड द पुअर, तो यहाँ पे वुड लगना चाहिए। ये तो साफ साफ पता चल ही रहा है कि यहाँ पे विल का कोई काम ही नहीं है, तो ये करेक्ट होगा, आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। नेक्स्ट है विल, वुड और वुड हैव बीन, इनके साथ कभी नहीं आता। इफ, दाउ, अनलेस एटसेट्रा, इसमें टिल अनटिल भी होते हैं, तो इनके साथ में जब कंडीशनल क्लॉज हैं तो कंडीशनल के साथ में इनका यूज़ नहीं करेंगे आप, विल का, वुड का या वुड हैव बीन का, यानी इस तरह के मॉडल को नहीं ले आएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ़ ही वुड कम, तो यहाँ इफ़ है और फिर यहाँ वुड लगा हुआ है, इधर लगेगा क्योंकि ये दूसरा साइड है, यानी दूसरा क्लॉज है, उसमें लगेगा। लेकिन इफ़ का साइड जो है ये कंजंक्शन वाला साइड, यानी कि इफ़, दाउ या अनलेस जिधर लगे हुए हैं उधर आप वुड या वुड हैव बीन या विल नहीं लगा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दाउ ही विल स्कोल्ड मी येट आई विल सजेस्ट हिम, हालांकि वो डांटेगा मुझे, फिर भी मैं उसको सलाह दूंगा, तो अब इस साइड में विल को नहीं लगाएंगे, इधर लगेगा। लास्ट ईयर, अनलेस यू विल वर्क हार्ड, तो अनलेस के साथ में यूज़ किया गया, यहाँ भी विल है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये दूसरा जो साइड है क्लॉज जो कॉमा के बाद है उधर आप यूज़ करेंगे, तो ये सही है, करेक्ट सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। इस तरह से ये वर्ब और टेंस के रूल्स आपने कंप्लीट कर लिया है।